जय हिंद दोस्तों। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की नेक्स्ट क्लासेस में आज हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, टीलेज, फार्म पावर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इन सब के बारे में समझते हैं। शॉर्ट में सबके बारे में समझते हैं। देखिए, ये क्या है? आपका ग्रीन हाउस है, इसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी बोलते हैं। देखिए, ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, अच्छे समझ रहे हैं? ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके जो भी अनाज है उसको स्टोर किया जा रहा है, और ये आपका फार्म पावर है, टीलेज है। समझ रहे हैं? देखते हैं इस पूरे क्लास में अच्छे से इन सभी बारे में समझते हैं। फिगर को पास करके सारे नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इंजन देखते हैं। देखो, एक होता है डीजल इंजन और एक होता है पेट्रोल इंजन। दोनों में देखो सबसे मेन डिफरेंस इसी ऊपर वाले में होता है। नीचे का तो सिस्टम सेम ही है, इसमें क्या डिफरेंसेस है? यही डिफरेंसेस है। क्या है समझो। देखो, इसमें एक इनटेक वाल होता है, एक एग्जॉस्ट वाल होता है। इसमें भी एक इनटेक वाल होता है, हवा कंप्रेस होता है। देखो, इसमें इनटेक वाल है, कंप्रेस हो गया। पहले यहाँ से एक बार समझा दूँ, फिर देखो तुमको फिर समझाता हूँ। पहले क्या इग्निशन क्या होता है? इसमें स्पार्क प्लग बोलते हैं इसको। क्या है? स्पार्क प्लग है। और इसमें कंप्रेसर इग्निटर जो होता है यहाँ यहाँ से, ठीक है, कंप्रेस होकर आग लगती है। दूसरा क्या डिफरेंस है? फ्यूल साइकिल क्या है? इसके कार्बोरेटर से एयर और फ्यूल मिक्स होके आते हैं। समझे? देखो, यहाँ पर जो कार्बोरेटर है ना, यह एयर और फ्यूल को मिक्स करके फिर इसमें फेंकता है। और इसमें क्या है? फ्यूल इनटू हॉल कंप्रेस्ड एयर, जो हवा गर्म हुई होती है ना, उसके साथ फ्यूल को मिक्स करके जलाया जाता है। इसमें यह अंतर होता है। ठीक है। और इसका कंप्रेशन रेशियो क्या है? 6:1 है, इसका कम होता है। लेकिन डीजल का कंप्रेशन रेशियो बहुत हायर होता है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में यह पूछा हुआ है, ध्यान रखना। तो अब समझ रहे हो क्या बात है? इनटेक, एग्जॉस्ट। ठीक है, इनटेक एग्जॉस्ट इधर से हो गया। रुको, पेन चेंज करो पहले। इस तरफ से इनटेक हो गया, इस तरफ से एग्जॉस्ट हो गया इसका। समझ गए? इसमें भी कंप्रेस होकर आग लगती है। इसमें इग्निटर यूज करते हैं, इसमें इग्निटर यूज नहीं करते हैं। यही सब 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म है और कुछ नहीं, ध्यान समझना बस। एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है? एक ये डीजल इंजन का हायर होता है। दूसरा, डीजल इंजन हैव अ हायर कंप्रेशन रेशियो रिजल्टिंग इन हायर टॉर्क, थर्मल एफिशिएंसी सूटेड फॉर हैवी फार्म वर्क। ठीक है, ध्यान रखना। जहाँ पर भी हैवी काम करना हो, जैसे ट्रक देख रहे हो हैवी काम करता है, तो वहाँ पर डीजल ही इंजन लगेगा, वहाँ पेट्रोल इंजन कोई काम नहीं है। जहाँ पर टार्क ज़्यादा चाहिए वहाँ पर आप डीजल इंजन यूज करो। इंजन टर्मिनोलॉजी समझ लो थोड़ा सा। पिछले क्लास में हम लोग इंजन के बारे में देखे थे, लेकिन बहुत छोटा सा देखे थे। टर्मिनोलॉजी समझ लो। बोर, देखो बोर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर साइकिल। ये जो देख रहे हो, ये जो स्पेस है, इसकी जो चौड़ाई है, इसे क्या बोलते हैं? बोर। क्या बोलते हैं? बोर। दूसरा, स्ट्रोक। स्ट्रोक समझ रहे हो? टीडीसी और बीडीसी के बीच का ये जो गैप है, यह देखो, ये देख रहे हो, यह यहाँ से यहाँ आता है, नीचे आएगा, और फिर देखो ये नीचे इतना आएगा, यहाँ तक जहाँ बीडीसी लिखा है, और फिर इतना ऊपर ये जाएगा। तो ये जो बीच में गैप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। इसे बोलते हैं 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, कितना स्ट्रोक किया है। ठीक है। डिप्लेसमेंट क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर ड्रॉन इनटू सिलेंडर। कंप्रेसर रेशियो बता ही चुके हैं। सिस्टम मैकेनिक क्या होता है? कैमशाफ्ट। क्या होता है? कैमशाफ्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट। और एक होता है क्रैंकशाफ्ट। कैमशाफ्ट क्या होता है? कंट्रोल वाल्व टाइमिंग, रोटेट कैमशाफ्ट स्पीड। ठीक है। और क्रैंकशाफ्ट क्या करता है? कन्वर्ट रिसिप्रोकेटिव पिस्टन मोशन हो। ये जो दिख रहे हो ऐसे, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, जो यहाँ पर यह है, ये ऐसे नीचे गया फिर ऊपर आएगा, और कुछ नहीं करता ना, लेकिन इसमें ये लगा होता है। यही तो कमाल का चीज़ है। जब ये ऐसे आता है ना, ध्यान समझो, जब ये ऐसे आता है तो ये ऐसे हो जाता है, और फिर जब ये ऊपर जाएगा ना, तो फिर ये इसको घुमा लेगा, और ये एक पूरा गोला बन गया गोला। ऐसे इसका इंजीनियरिंग है, कमाल की इंजीनियरिंग है ना। कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट, इन दोनों का ही कमाल की इंजीनियरिंग है। देखो, कैमशाफ्ट का फोटो लगाया छोटा सा, क्रैंकशाफ्ट का ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको। सॉरी, आगे देखते हैं। एग्जाम अलर्ट थोड़ा सा देख लो। IHP इंडिकेटेड हार्स पावर, पावर इनसाइड सिलेंडर। BHP बराबर पावर एट द शाफ्ट। ठीक है। टीलेज के बारे में सब जानते हो, द आर्ट ऑफ सॉइल मैनिपुलेशन। खेत में जुताई करने को ही टीलेज कहते हैं। इसके फादर कौन है? इनके पिताजी कौन है? जेथो टूल है, भाई सबको पता है। फादर ऑफ टीलेज कौन है? जेथो टूल है। प्रोसेस समझ ही रहे हो। टिल्थ क्या होता है यह ध्यान रखना। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, जो ये सॉइल की जो फिजिकल कंडीशन है
उसे क्या बोलते हैं, टिल्थ बोलते हैं, आफ्टर टिलेज। ये इसको मत बोल देना भैया, इसकी जुताई कर दी है ना, अब इसकी जुताई कर दी है ना, इसके बाद का जो ये फिजिकल कंडीशन है उसे टिल्थ बोलते हैं। चलो ध्यान रखो, दो प्रकार की टिलेज होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। सबने पढ़ा होगा, बीएससी अगर की और ढंग से हो तो स्टार्ट साल से ही, पहले साल से टिलेज पढ़े होगे, तो प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़े ही होंगे। तो प्राइमरी टिलेज में क्या होता है, एक तरह से उसे क्या कहते हैं, कट करना, स्टार्ट कम्पैक्ट सॉइल को कट करना, ठीक है। और सेकेंडरी टिलेज में क्या करते हैं, एक तरह से जो ये हमने जुताई कर दी तो उसको समतल करना, ठीक है, समतल करना, और इसको कट करना एक तरह से प्राइमरी टिलेज होती है। सिंपल सा ही अंतर होता है, और इसी हिसाब से आप अपने जितने बार के प्लाऊ होते हैं, क्योंकि वो उनका मेन काम क्या होता है, उनका मेन काम होता है कि जो कम्पैक्ट सॉइल है उनको काटना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी टिलेज कहते हैं। आगे मॉडर्न कंजर्वेशन टिलेज सिस्टम, थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो थोड़ा समझ लेना। कन्वेंशनल टिलेज जो है उसमें क्या करते हैं कि 100% क्लीन करते हैं, सॉइल डिस्टर्बेंस जो होता है 100% होता है। रिड्यूस टिलेज में थोड़ा कम हम लोग करते हैं, और कंजर्वेशन टिलेज में बहुत कम करते हैं सॉइल डिस्टर्बेंस। सॉइल डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है कि खेत में जो जुताई कर रहे हो, सॉइल को उसको डिस्टर्बेंस कर रहे हो ना, हल चला रहे हो तो कम्पैक्ट सॉइल को तोड़ रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस कहते हैं, सॉइल डिस्टर्बेंस कहते हैं। रिड्यूस ऑन सरफेस, ठीक है, रिड्यूस सॉरी रेसिड्यू ऑन सरफेस। रेसिड्यू ऑन सरफेस क्या होता है कि हम लोग जो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो रेसिड्यू है उसको सरफेस पे कितना छोड़ रहे हैं, तो कन्वेंशनल टिलेज करने के बाद उसमें 15% से भी कम छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम लोग रिड्यूस इसमें करते हैं, रिड्यूस टिलेज में करते हैं तो 15 से 30% छोड़ते हैं, और कंजर्वेशन टिलेज करते हैं तो उसमें 30% से ज़्यादा हम लोग रेसिड्यू को सरफेस में छोड़ते हैं। देखो ये रेसिड्यू हो गया, ठीक है। आगे इसमें से देखो इन तीनों से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है यह जीरो टिलेज। क्या पूछता है, जीरो टिलेज। देखो पहला क्या है, प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड। प्राइमरी टिलेज का मतलब क्या होता है कि जो प्लाऊ है वो बिल्कुल नहीं करोगे, प्लाऊ खेत में बिल्कुल नहीं लगाओगे। सेकेंडरी टिलेज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दी सीड रोड जोन। देखो जैसे मान लो, ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये तुम्हारा प्लाट है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम जब टिलेज करोगे तो तुम्हारा जो सीड है यहाँ यहाँ लगाना है, तुम यहाँ 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 सीड लगा दिए, बाकी ये जो रेसिड्यू पड़ा हुआ इसमें है, ये जो रेसिड्यू पड़ा हुआ है उसको तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक है, ये रेसिड्यू इस तरह से पड़ा रहेगा, और तुम अपना जो सीड लगाना है सीड अपना लगा दोगे। इसको कहते हैं जीरो टिलेज, मतलब आपने कोई इसमें छेड़खानी नहीं की, नो टिल। नो टिल का मतलब नो टिलेज, ठीक है। मोस्टली इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर्बिसाइड यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछता है पैरागेट एंड ग्लाइफोसेट, यह ऐसा हर्बिसाइड है जो हर प्रकार के घास को पूर्णतः समाप्त करता है, हम लोग इसी को यूज करते हैं। जीरो टिलेज इज मेड पॉसिबल लार्जली ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव हर्बिसाइड। अब देखो अगर तुम टिलेज नहीं करोगे तो खेतों के घास नहीं खत्म होंगे, वीड नहीं खत्म होंगे, तो तुम्हारी कोई क्रॉप लगाओगे तो सारा वीड जो है तुम्हारा पूरा मैन्योर फर्टिलाइजर, तुम्हारा पूरा जो कुछ भी डालोगे वो तो वही खा जाएगा ना, तुम्हारी प्लांट कहाँ ग्रो करेगी, नहीं ग्रो कर पाएगी भाई, कोई चांस नहीं है। तो तुम्हारा जीरो टिलेज सक्सेस क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, हर्बिसाइड है। क्या है, हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड यूज क्या करते हो, हर्बिसाइड से तुम जितना भी घास है, जितने भी वीड हैं, उन सबको एकदम समाप्त करते हो, एकदम क्लीन कर देते हो बिना टिलेज किए। उम्मीद है समझ गए होगे। चलो आई थिंक बहुत सारे क्लासेस करते होगे, लेकिन इतने अच्छे इमेज के साथ क्लास तो आप लोग को नहीं मिलती होगी, जितना अच्छा हर एक चीज़ का इमेज लगा हुआ है। आप लोग अगर चाहो तो ये छोटे छोटे क्लास जो हम करा रहे हैं कंप्लीट कर सकते हो अपने कोर्स को, इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी इतनी अच्छी क्लासेस मिल जाए, वो भी अच्छे अच्छे फोटो के साथ क्लासेस कर लें, ठीक है। देखो क्या है, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, एमबी प्लाऊ। एमबी प्लाऊ देख लो, ये क्या करता है, इनवर्ट सॉइल। इनवर्ट में समझते हो, उल्टा कर देना, जैसे किसी को एक तमाचा लगाओ ना तो उसका गाल एक तरफ से उतर चल जाता है, नहीं ऐसा लगा मत देना, नहीं कहेंगे सर कहे थे हमने लगा दिया और तुम भी तो खा जाओगे, ऐसा कर मत देना, मजाक कर रहा हूँ। तो मोल्ड बोर्ड प्लाऊ जो होता है, मोल्ड बोर्ड क्या करता है, यह देखो इस तरह का है ना, ऐसे इस तरह का है ना, तो जब तुम ऐसे ये आगे बढ़ेगा तो ये सॉइल को ऐसे पलट देगा, सॉइल को ऐसे पलट देगा, देखो इस तरह का होता है यह। तो जब ये अंदर जाता है तो सॉइल जो होता है ना वो ऐसे पलट जाती है इससे, ठीक है, इस तरह से।
दूसरा है डिस्क हैरो, ये डिस्क है, ये चक्का है, इसका मतलब ये डिस्क है, ये जमीन ये कट करती है, ये जो प्लाट है उसको, जो आपकी फील्ड है उसको कट करती है। पॉपुलराइज करती हैं यूजिंग रोटेटिंग डिस्क, इसे सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी टिलेज। ध्यान रखना, एमबी प्लाऊ क्या है? प्राइमरी टिलेज है, काफ़ी लोग इसको सेकेंडरी लगाते हैं, ध्यान रखना। तीसरा रोटावेटर है, ये देखो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों काम करता है। कैसे? ये सब जो देख रहे हो ये प्राइमरी काम करेंगे, इसके पीछे एक लगा होता है वो सेकेंडरी काम करता है। आगे हाँ, एक क्वेश्चन पूछा हुआ, ये हमने लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। डिस्क एंगल जो होता है आपका 42 डिग्री से 45 डिग्री होता है, और जो टिल्ट एंगल होता है क्या होता है समझाता हूँ। देखो ये डिस्क है, ठीक है, ये जो डिस्क है इसका जो एंगल, ये जो डिस्क है इसका एंगल कितना है? 42 45 डिग्री, जो टिल्ट एंगल है, यानी जो डिस्क है ऐसे ऐसे रहेगा ना, ये हल्का सा घुमा रहेगा, तो ये जो हल्का सा टेढ़ा रहता है, जो हल्का सा टेढ़ा रहता है, अभी वीडियो रहता है तो हम समझा पाते हैं, जो ये हल्का टेढ़ा हो जाती है वो एंगल कितना होता है? 15 से 25 डिग्री होता है, ठीक है। देखो कभी भी अगर ऐसे कोई फोटोज समझ में आ गई हो तो उसके बाद ही समझनी हो ना, इसका तुम वीडियो देखो, इंटरनेट पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, इसका वीडियो देखो, तुरंत वीडियो देखो, आपको एकदम समझ में आ जाएगी कि डिस्क हैरो किस टाइप की होती है। ऐसी बहुत सारी वीडियो पड़ेंगी डिस्क हैरो कैसी दिखती है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्पेशल ऑपरेशन पडलिंग। पडलिंग, पडलिंग मतलब पैडी। अगर पडलिंग की बात करूं हम लोग के लिए तो पैडी, समझ गए? पडलिंग मतलब पैडी, चुपचाप पैडी याद रखो कि पडलिंग बिना पैडी नहीं होता, ठीक है। समझते हैं, देखो 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए जब भी आप पडलिंग करोगे। एक बात ध्यान रखना, 5 सेंटीमीटर से कम पानी नहीं होना चाहिए पडलिंग करते समय, ओके। अगला प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। दूसरा देखो, एक हो गया तुम्हारा मॉड्यूल, ये हो गया, और दूसरा देखो मॉड्यूल प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या होता है ध्यान समझना, इस तरह का यह ग्लास ग्रीन हाउस बना होता है, इसमें क्या होता है ना, ये ग्लासेस लगी होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सनलाइट तो अंदर जाती है, सनलाइट तो अंदर जाएगी, लेकिन इसके अंदर का जो यूवी रेज है वो बाहर नहीं जा पाती है, तो यह जो अंदर का एरिया होता है ना वो गर्म रहता है, एकदम हीट रहता है। कोर कंसेप्ट क्या है? मॉडिफाइंग द माइक्रो क्लाइमेट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। इसके अंदर हम लोग जो खेती करते हैं ना वो प्रोटेक्टेड होती है, यानी हम उसके अंदर जितना इन्वायरमेंट चाहेंगे, जितना हीट चाहेंगे, जितना सनलाइट चाहेंगे उसके अंदर उतना आएगा। हम अपनी जो कल्टीवेशन है उसे अपने हिसाब से करेंगे ताकि हम अच्छा क्रॉप ग्रो कर सकें। इसकी ये देखो सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोग करते क्यों? ये दो वजह से, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? खेत में आपने मान के चलो कि कोई अभी नई नई क्रॉप लगाई है, ठीक है, जैसे मान लो सरसों लगी हुई है, सरसों में फूल आ गया है, अब बहुत तेज ओला पड़ जाए, फ्रॉस्ट हो जाए, बरसात बहुत तेज हो जाए, बहुत तूफानी हवा चलने लगे, आपकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, समझ गए? आपने बायोटिक स्ट्रेस में आप मान के चलो कि कहीं खेत लगाए हैं, पास में बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, आपने कोई सीड्स डाला, सारे बर्ड सीड खा गए, तब तो काम खत्म हो गया, लॉसेस हो गया। तो इन दोनों, बायोटिक मतलब होता है कोई जीव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एबायोटिक मतलब होता है जो कि नेचर के द्वारा प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों प्रॉब्लम का सॉर्टेड करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होगे। अब एक बात समझो, बहुत मतलब कि सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा फिर भी समझो। एक पॉली हाउस होता है, ग्रीन हाउस होता है। आपने शायद ग्रीन हाउस नहीं देखा होगा, बहुत रेयर जगह मिलता है क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। पॉली हाउस तो आजकल बहुत जगह दिखने को मिलता है। पॉली हाउस में क्या करते हैं, पॉलीथीन का फर्म होता है उसको ऐसे लगाते हैं चारों तरफ है, यह उसी तरह से काम करता है, इंडिया में कॉमन है। और जो लेकिन ग्रीन हाउस होता है इसमें ग्लास लगाते हैं। देखो इसमें पैसा एक बार बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन ये बहुत सालों तक चलता है। पॉली हाउस का तो कोई क्या है कि आपको ही पता है भाई कि यह एक पॉलीथीन है, तो ज़्यादा तूफानी हवा आएगी तो साल 2 साल में ये फटने लगता है, ख़राब होने लगता है। इसमें पैसे 20-30 लाख रुपए पर एकड़ लगता है, इसमें लेकिन करीब 1.5 करोड़ रुपए पर एकड़ लगता है। अंतर समझ में आ गया अब आपको क्या है? इंडिया में इससे बड़ा अंतर कुछ नहीं होता है, पैसा, समझ गए? फिजियोलॉजिकल एडवांटेज क्या है? ये सब जो हम लोग करते हैं, फिजियोलॉजिकल एडवांटेज क्या है? सबसे मेन एडवांटेज है क्लोज स्ट्रक्चर ट्रैप CO2 फ्रॉम नाइट रिस्पायरेशन, हाई CO2 एक्ट एज अ फर्टिलाइजर ड्यूरिंग द डे, द बूस्ट फोटोसिंथेसिस। समझ गए होगे? कार्बन डाइऑक्साइड कवर करके अंदर रखता है जो उनको बहुत प्रॉफिट करता है।
एग्जाम अलर्ट क्या होता है? ईस्ट टू वेस्ट टू मैक्सिमम सनशाइन ड्यूरेशन, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट टू मैक्सिमम सनशाइन ड्यूरेशन, ये जो पॉली हाउस बनाते हैं ना उसका जो डायरेक्शन होता है ऐसा होता है। थोड़ा पॉली हाउस के बारे में भी और देख लेते हैं। यह कई प्रकार का होता है। एक होता है लीन टू। लीन टू समझते हो क्या होता है? जैसे मान लो तुम्हारी ये दीवार हो गई, अब इससे तुमने कोई ऐसे सेट करके ऐसे बना लिया, इसे कहते हैं लीन टू, मतलब एक तरफ दीवार है दूसरी तरफ तुम उसे लगा लिए। दूसरा होता है क्विंसेट। क्विंसेट में क्या होता है कि एकदम देखो आर्मी हाउस ऐसे देखोगे ना, इस तरह से बनाते हैं, क्विंसेट इसे बोलते हैं, आर्मी हाउस जैसा। तीसरा होता है रीजन फैरो, ये इंडिया में कॉमन है, इसमें ऐसे झोपड़ी नुमा, रीजन फैरो, झोपड़ी नुमा कर सकते हो, और ये नाली देख रहे हो ऐसे से रीजन फैरो जैसा बन जाता है। चौथा सातरूथ, वर्टिकल फार्मिंग, यह आपको लोग की तरफ कम देखने को मिलती है। थोड़ा इसको बारे में समझते हैं कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी मतलब होता है, सॉरी थोड़ा सा, यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मतलब होता है उसके अंदर आपको, आप प्रोटेक्टिव फार्मिंग कर रहे हैं ना, तो जो बाहर की हवा अगर वह जाने देंगे तो फिर वो तो खराब हो जाएगा, तो उसके अंदर जो भी हवा जाती है उसको हम लोग छान के हवा को भेजते हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस ना जाए, चारों तरफ से उसको कवर रखते हैं, तो इन सब सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी फैक्टर। ओके, इसके अंदर का जो हीट है उसको आप लोग बॉयलर लगा के, उसको हीट लगा के बॉयलर लगा के सही रखते हैं। एवापोरेट करने के लिए उसमें एसी लगाया जाता है ताकि उसमें हवा को, क्लीन हवा को और ठंड हवा को अंदर भेजा जाए, ये सब होता है। चलो इसमें एक ध्यान रखना, सॉइल पीएच कितना रखते हैं? 5.5 से 6.5 रखते हैं, और जो ईसी होता है कितना रखते हैं? 10.5 से 10.7 डीएस पर, ठीक है। अब तीसरा समझो, फोडर प्रिजर्वेशन। हे समझते हो? हे देखो, एक होता है हे, एक होता है साइलेज। पहले हे के बारे में पढ़ते हैं फिर साइलेज के बारे में पढ़ेंगे। हे में क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ फोडर बाय ड्यूरिंग टू रिटर्ड माइक्रोबियल एक्शन। प्रोसेस क्या होता है? क्यूरिंग या डाइंग, देखो सन डाइन या सेट डाइंग, ठीक है, दो प्रकार होता है। एक तो धूप में सुखा दो, एक छाँव में रख दो, वो भी सूख जाए, इससे बोलते हैं, यह प्रोसेस होता है। सेट डाइंग इज मतलब जो छाम सुखाते हैं, इज प्रीफर टू रिटेन ग्रीन कलर एंड न्यूट्रिएंट्स। जब तुम देखो, जैसे मान के चलो इस तरह से हमने घर बनाया, झोपड़ी बनाई, उसमें हमने इस तरह से क्रॉप को बिछा दिया, धूप तो नहीं लग रही है लेकिन गर्मी से सूख जाएगा, लेकिन उसमें जो हरा हरापन रहेगा वो बचा रहेगा। आइडियल क्रॉप्स कौन सा होता है? ओट्स होता है, लूसन होता है, बरसीन होता है। लूसन को ही तो अल्फाल्फा बोलते हैं, बरसीन को बरसीन बोलते हैं, दोनों में डिफरेंसेस होता है लूसन और बरसीन, ठीक है। याद रखना कि इसमें मॉइस्चर 15% से कम होना चाहिए, और क्वालिटी इंडिकेटर क्या है? रिटेन ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। आगे ये देखो, ये है, समझे? आप लोग के तरफ तो, हम लोग तरफ तो कम ही होता है। फॉरेन में बड़े बड़े ग्रासलैंड होती है ना, तो उसके ग्रास को एक गोल 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 बना बना के इसे रख दिया जाता है खेतों में, फिर वो सूख जाएगा, फिर उसको प्लास्टिक से पैक करके उसको अपने स्टोर रूम में रख देंगे, फिर वो धीरे धीरे प्लास्टिक खोल के खिलाते रहेंगे अपने गाय को। दूसरा साइलेज। देखो हे तो मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा उसका यूज भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो सूख जाता ज़्यादा है। साइलेज जो होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। साइलेज में एक बात याद रखना कि साइलेज में आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 60 से 70% होना चाहिए। पीएच लेवल उसका 3.5 से 4.2 एसिडिक, और यूरिया 1% और या फिर साल्ट 0.5% डाला था उसमें। आइडियल क्रॉप कौन सा है? मेज, सोरगम। आइडियल क्रॉप कौन सा है? मेज, सोरगम। अच्छा, आइडियल क्रॉप हम लोग कैसे पहचानेंगे? जो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, जो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है वो आइडियल क्रॉप होता है। डिफिनेशन क्या है? पिकल फॉर कैटल, फर्मेंटेड सुकुलेंटेड फोडर। देखो जो इनका जो क्रॉप होता है ना, ये रसीला होता है, समझ रहे? पिकल देखो ना, पिकल हम लोग जैसे खाते हैं ना अचार, तो वह जो आपके एनिमल हैं, ये उनके लिए पीकल जैसा स्वाद देता है। अब सोचो, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग पीकल मिल जाता है तो उसे कितना स्वाद से खाते हैं, उसी तरह से ये साइलेज उनके लिए फायदेमंद होता है। ड्यूरेशन रेडी करने का 45 to 90 डेज, ठीक है। ओके, समझ जाना। आगे कंपोस्ट। देखो, अगर हम लोग कोई फार्म चला रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ चाहिए। शुरू देखते हैं, आ जाओ। फार्म में क्या क्या है? एक है फार्म पावर, हम लोग जो फार्म पे कर रहे हैं। दूसरा है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्रॉप उसको करेंगे। तीसरा है पोस्ट हार्वेस्ट। इसके बाद आता है वेस्ट मैनेजमेंट।
आप वेस्ट को भी मैनेजमेंट करना जानोगे ना, कि हम अपना जो भी फार्म से वेस्ट निकल रहा है उसका हम अच्छे से यूज करें। ठीक है, तो पढ़ते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। आप टर्निंग वेस्ट टू वेल्थ, टर्निंग वेस्ट टू वेल्थ। देखो हमारा जो क्रॉप रेसिड्यू है, एनिमल डग है, फार्म का वेस्ट है, उसको डिकम्पोजिशन कर देंगे, उसमें CN रेशियो बैलेंस हो जाएगा, माइक्रोबियल एक्शन होगा, तो क्या बनेगा, ह्यूमस कंपोस्ट। कंपोस्ट यूज कर लोगे, आपके फार्म में फिर उपयोग भी हो जाएगा। तो इसको फेंकोगे तो गंदा दिखेगा, लेकिन अगर इकट्ठा करके अगर इसको तुम डिकम्पोजिशन सही से कर दोगे तो एक तुम्हारे पास ये गोल्ड हो जाएगा, एक वेल्थ हो जाएगा। इसको फेंक के गंदगी बनाने से अच्छा है तुम उसको कंपोस्ट बना लो। ठीक है, थोड़ा 2-3 मेथड समझ लेते हैं। एक होता है इंदौर मेथड, एक होता है बेंगलोर मेथड। इंडिया में कंपोस्ट करने का 2 बड़ा फेमस मेथड है। इसमें सबसे फेमस है बेंगलोर मेथड, CN आचार्य जी का। इनका नाम पूछा जाता है कि बेंगलोर मेथड किसके द्वारा है, CN आचार्य जी का। बहुत लोग इंदौर मेथड में इनको लगा देते हैं, यही गलत करते हैं, ध्यान रखना। दूसरा है एल्बर्ट हार्वर्ड और YD वार्ड का, YD वेड का। ठीक है, एक चीज़ और क्वेश्चन इसमें होता है कि स्पीड किस में अच्छी है। तो जो इंदौर मेथड है वो 3 से 4 महीने में तैयार होता है, बेंगलोर मेथड जो है 6 से 8 महीने में तैयार होता है। लेकिन इसमें जो होता है हायर कंजर्वेशन होता है, इसमें लोअर कंजर्वेशन, लोअर इटेशन होता है। ये एरोबिक होता है, थोड़ा ये ध्यान रखना, यह एरोबिक होता है। एरोबिक मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंट में यह काम होता है। यह एनएरोबिक होता है, यानी इसको तुम जो भी है इसको ऐसे पैक कर दोगे, इसको पैक कर दोगे ऊपर से। ठीक है, इसको रेगुलर टर्निंग करना पड़ता है, यानी कि क्योंकि एरोबिक है तो जो ऊपर आपका ऑक्सीजन से काम हो गया, फिर उसको टर्न करोगे तो फिर जो नीचे का आपका वेस्ट मटेरियल ऊपर आएगा, फिर वह ऑक्सीजन से रिलेटेबल होके फिर वो टर्न करेगा, तो इसको टर्न करना पड़ता है आपको। ठीक है, 2-3 बार। लेकिन यह जो कि सील्ड करना है इसको टर्न नहीं करोगे, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, एक की पॉइंट याद रखना, बेंगलोर मेथड इज एनारोबिक स्लोअर बट कंजर्व मोर न्यूट्रिएंट्स। बेंगलोर मेथड बेस्ट भी है और 12 पूछा भी जाता है, CN आचार्य जी होगा। एडवांस कंपोस्टिंग टेक्निक क्या है, NADEP मेथड। ठीक है, NADP मेथड किसने डेवलप किया है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। देखो एक होता है वर्मी कंपोस्ट, इंडिया में इस समय सरकार इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है। देखो वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि जो अर्थवार्म्स हैं, अर्थवार्म्स यानी एलिसीनिया फेथिडा, ये दूसरी वैरायटी के अर्थवार्म्स होते हैं, तो इनको हम लोग जो आपके डग है उसमें छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद यह उनको खा के जो वेस्ट निकालते हैं वो वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा ही रिच होता है NPK में। ठीक है, नेचुरल पीएच का भी काम करता है। ठीक है, और एक NADP मेथड है, ये तो आगे फार्म पावर के क्वेश्चन, पोटैटो कल्टीवेशन क्वेश्चन और फोडर टू वेस्ट क्वेश्चन, तीनों का जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर लिख दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, यह पूरा समरी है वहाँ का। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोग को बहुत समझ में आया, अच्छा समझ में आया होगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इंजीनियरिंग की इस क्लास को अच्छे से समझ लीजिए। एक ही 2 क्वेश्चन देखिए आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस 1-2 बार ध्यान से पढ़ लेंगे आप लोग ना, बहुत बहुत आराम से इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद।